बहुत है एंड कांग्रेचुलेशन फॉर द न्यू शो बहुत जल्द आने जा रहा है। तो स्टार्ट करेंगे अमित सर और संता मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस से? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया शो आ रहा है और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नया यूनिक शो ला रहे हैं जो कि 80s तक के दशक का शो दिखाया जाएगा, दृश्य दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया शो आ रहा है हमारा भीमा, और इसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि मजा के साथ साथ आप बहुत कुछ इससे आप इंस्पायर्ड भी होंगे। क्योंकि एक गरीब फैमिली की बच्ची जिसके सपने जो हैं वो शिक्षा के थ्रू जो पाना चाहती है, और वो जो अपनी एक मजबूरियां है कि भाई एक हम गरीबी में जो जकड़े हुए हैं, अगर मैंने कुछ ऐसा बियॉन्ड ऑफ समथिंग कुछ सोच लिया है तो उसको कैसे पूरा करेंगे। इसमें बहुत सारे अड़चने आने वाले हैं, जैसे भाई पड़ोसियों का ताना या कुछ भी पैसों की किल्लत हो सकती है, तो उससे कैसे लड़के वो चीजों को पाती है, तो वो पूरा उसकी जर्नी है। तो इसमें ऑडियंस भी इससे बहुत कुछ इंस्पायर्ड होंगे इनसे, और इंस्पायर के साथ साथ वो इमोशनल बॉन्ड भी सीख लेंगे, बिकॉज वी आर इनटू दैट कि जो आजकल हम इमोशनल बॉन्ड भूल चुके हैं, एक दूसरे के लिए टाइम देना, एक दूसरे के लिए एहसास व्यक्त करना, वो भूल चुके हैं। तो शायद आप इस सीरियल से सीख पाए कि आपको कितना देना है, फैमिली को भी कितना इम्पोर्टेंस है। एंड भीमा जो आज किरदार अपना देख रहे हैं कि वो शी इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर, जो अम्बेडकर से इंस्पायर हुई है। जो आज इतनी सी लड़की, 8 साल की लड़की अगर अम्बेडकर से इंस्पायर होती है तो आज की जनरेशन तो क्या ही कर सकती है। आप दोनों के कैरेक्टर को जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप दोनों का कैरेक्टर और कौन सा कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं? मैं धनिया का कैरेक्टर कर रही हूँ, भीमा की माँ। मैं मेवा कर रहा हूँ, भीमा के बाबूजी। और दरअसल मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही साधारण इंसान है, और ये बेसिकली आप जैसे गांव का एक भोला भाला इंसान होता है ना, मासूम, तो वैसा किरदार है। और ये हर किसी के लिए खड़ा रहना चाहता है। और बेसिकली आप टिपिकल हस्बैंड भी देखेंगे इसके अंदर। अच्छा, और एक बस कमजोरी एक ये है कि ये अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता। हाँ, ये भी हो सकता है कि अन्याय मेरे ऊपर ही हो और मैं ना बोल पाऊँ। 80 के दशक का वो चित्र दिखाया जाएगा, उस तरीके का हमने सेट देखा, पूरा उस तरीका डेकोरेट किया गया है। आप दोनों से जानना चाहूंगी, आप दोनों ने अपने करियर में ऐसा बहुत शोज किए हैं, तो कितना रिलेट कर पा रहे हैं? कुछ 90s में तो नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, बट कुछ नहीं रिलेट तो नहीं, बट हमारा बचपन जरूर याद आ रहा है हमको। जो हमारे बचपन में हम इधर उधर खेलते उठते थे, जो आज हम फिर से हमारा बचपन जी रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सीरियल, ऐसा बोल सकते हैं। चूंकि मैं गांव से हूं ना, तो लगभग सिचुएशंस मैं को रिलेट कर सकता हूँ। और चूंकि बचपन मेरा गांव में बीता है, तो वहां मैंने चीजों को देखा। अब छोटी सी इंसिडेंट है कि हमारा जो फैमिली है या हम लोग जो है ना खाली पैर रहते हैं। और मैंने गांव में देखा है गर्मी में लोग खाली पैर रहते हैं। वो कुछ खास ऐसा फंक्शन होता था तब वो चप्पल उप्पल कुछ मिल जाता था तो पहनते थे। इनकी वजह से ही मुझे बहुत यूपी वाला जो फील है तो आते रहता है। एंड आई जस्ट कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मुझे तो एकदम जीरो नॉलेज अबाउट यूपी, तो ये मुझे सिखाते रहते हैं और मैं सीखती रहती हूँ। और फैमिली बॉन्डिंग जो है ना, कि बहुत जल्दी जो फैमिली बॉन्डिंग बनी है उनका श्रेय हो जाता है। भीमा पे आते हैं, एक 8 साल की लड़की के साथ रोल करना चैलेंजिंग, कितना चैलेंजिंग हो जाता है स्टेज पे जब हर चीज समझाना। तो आप दोनों को मजा आता है कि चैलेंजिंग लगता है? कुछ बताना चाहेंगे आप? चैलेंजिंग नहीं बोल सकते, वो भी हमारी तरह ही बहुत ही आगे है, हम उससे सीखते हैं भाई। Exactly. कि वो कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाती है नर्वस, उसको बहुत मनाना पड़ता है, अभी ऑब्वियसली बच्ची है तो, लेकिन उससे ही बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। उसका जो पिकअप है, कोई भी कैरेक्टर अगर लाइन समझा दी, एक दो बारी पढ़ा, नहीं ये इमोशन नहीं चाहिए, ये इमोशन चाहिए, तो वो तुरंत
ले लेती है, एंड देन हम भी चलो अरे चलो कर ली बच्चे ने, तो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि एक 8 साल का बच्चा कर ले, बट वो कर लेती है, तो वही उसमें प्लस पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा है। एंड शी इज बेसिकली वेरी टैलेंटेड। मतलब हाँ। अब डे फर्स्ट की बात करूँ ना मैं, तो मॉक शूट में हम लोग पहली बार मिले थे, और स्मिता भी कोरिलेट करेंगे चीज़ों से। एक छोटा सा सीक्वेंस है जिसमें मैं उसे डांटता हूँ और वो बड़े प्यार से मतलब बाबूजी बोलकर आती है और पीछे कंधे पर, वो बहुत इमोशनल हुआ था, मैं रियल वाला रो पड़ी थी, मतलब बहुत इमोशनल कर देती है बच्ची। तो एग्जैक्टली मतलब हम लोगों को मतलब उसका जो जज्बा है ना, मतलब वो एनी टाइम, मतलब अगर मस्ती भी उसका चल रहा है बट जब सीन होता है तो वो तुरंत मतलब वो चीजों को अपना अपने आप में लाल, मतलब वो बीमा आ जाती है तुरंत आउट एंड तुरंत एंड, ऐसा वाला होता है। तेजस्विनी इन, तेजस्विनी आउट है। आप दोनों से जानना चाहूंगी, आप दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ में इस शो का जो कैरेक्टर है कितना आपकी पर्सनल लाइफ पे ग्रोथ की छाप छोड़ रहा है, कितना जरूरी हो जाता है, या फिर क्या कुछ कहेंगे? अगर ऐसे कैरेक्टर प्ले करने को मिले तो आपकी आगे की कैरेक्टर में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। जर्नी स्टार्ट याद आती है, स्ट्रगल याद आती है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टर मेरा है, जैसा मेरा कैरेक्टर बेसिकली जो है ना, उससे मैं बहुत हद तक कोरिलेट करता हूँ कि बहुत हद तक मेरा कैरेक्टर जो है मेरे जैसा है। और हाँ, उसमें जैसे ये बंदा जो है कि मतलब बहुत ही मतलब विनम्र है, ये सब जो ये सारे विनम्र, शांत, शांत। वेरी सोफिस्टिकेटेड मैन, ही इज दैट। एंड धनिया भी कैसे एकदम, मैं थोड़ी सी रिबेलियस हूँ, तो धनिया भी वैसी ही है कि वो हमेशा अपने बच्ची के साइड में रहती है, पति तक को मजबूर कर देती है कि भाई तुम अपनी बेटी की बात सुनो, हमारी बेटी है, तुम हमारी बेटी की बात सुनो, वो क्या चाहती है, उसके सपने हैं, तो हम दोनों मिलकर उसके सपनों को आगे बढ़ाते हैं। ये हमेशा रहा है धनिया का। तो एक माँ जो टिपिकली आजकल की माएँ भी वही करती हैं, तो बस ये है वो अशिक्षित है, और जो उसके ज़िंदगी में हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, तो वो अपने बच्ची को उसके ज़रिए देना चाहते हैं। बस वही है इस आपको ये सीरियल में देखने मिलेगा। और इससे किस तरीके का छाप छोड़ने वाली है समाज में पूरी अपकमिंग बहुत सारे शो रनिंग में है, बट मैं दिमाग के बारे में जानना चाहूंगी, क्या कुछ दिमाग से लोग सीख सके और कुछ बताना चाहें आप लोग? जैसे जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना कि ये एक जकड़न तोड़कर वो आगे बढ़ना चाह रही है, जिसमें वो कई बार गिरी होगी, कई बार उठेगी, और वो बियॉन्ड समथिंग कुछ सोच रही है जो ये बाहर की चीज है, उसके लिमिट से बाहर की चीज है। तो वो इसमें जो सिचुएशंस, जो मोमेंट आएंगे, वो हर एक ऑडियंस को आई थिंक इंस्पायर करेंगे। वही मैं बोल रही हूँ ना कि लाइक एक छोटी सी बच्ची अगर अम्बेडकर से इंस्पायर हो रही है, तो आज की तो एआई जनरेशन है वेयर यू आर गेटिंग सो मेनी फैसिलिटीज, तो आप क्या बदलाव ला सकते हैं कि ये जनरेशन क्या बदलाव ला सकती है अगर ये सीरियल देख के अगर वो इंस्पायर होते हैं बच्ची को लेकर। बस कोशिश तो यही है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ये बच्चों को दिखाएं, जैसे आप कार्टून्स दिखाते हैं तो ये सीरियल भी दिखाएं, ताकि वो इंस्पायर हो और आगे अपनी जिंदगी में पढ़ाई का महत्व जाने और आगे बढ़े। लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? यही मैंने कह दिया कि 6 अगस्त से एनटीवी पर हमारा शो आ रहा है, भीमा, अंधकार से अधिकार तक, 8:30 बजे। थैंक यू। Thank you. प्लीज प्लीज आप लोग नहीं ये माइक में कैप्चर होगा, नहीं तो वो Okay, so we'll start. Okay, thank you everyone. मैं आप लोग का खड़े होकर के, मैं शायद वो फ्रेम नहीं बैठेगा इसलिए मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मैं खड़े होकर के आप लोग को एड्रेस करता। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग आवर इवेंट टुडे। और हम लोग काफ़ी टाइम से काफ़ी इवेंट्स हम लोग लखनऊ में कर रहे थे, क्योंकि हमारा फोकस थोड़ा हिंदी हार्टेड मार्केट्स था, बट आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद बॉम्बे में हम लोग मिल रहे हैं। So again, I would like to thank you all for the consistent support which I have got from you guys. And today, yes, we have NTV launches have been very different from any other channel in the category itself.
एंड आई एम श्योर कि जैसे आप लोग को उम्मीद है, हमारी ऑडियंस भी हमसे वो उम्मीद रखती है कि जब एन टीवी कोई शो लेकर के आएगा तो वो सबसे अलग होगा। कुछ अच्छा बनाने की तो सब लोग कोशिश करते हैं कंटेंट, हम कुछ सच्चा बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसी कहानियां कहना चाहते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाए, कुछ सीख मिले, कुछ उसमें तथ्य हो। सिर्फ कहानियां एंटरटेनमेंट के लिए तो हमें कहनी ही है, पर अगर उसके साथ साथ अगर हम दर्शकों का मन छू सकें और अगर उनके जैसे घर में अगर कुछ ऐसी कहानियां जो कह सकें जिनसे बच्चों को सीख मिले और बड़े भी ये कह सकें कि हाँ देखो ये भी चीजें होती थी। आज की डेट में एन टीवी इज द ओनली चैनल टू टेल सच स्टोरीज। बाबा साहब अम्बेडकर के का जो हमें ऑडियंस ने रिस्पॉन्स और जो प्यार दिया है, 4 साल तक हम लोग ने वो शो चलाया और हमें लगा कि अब शायद एक ब्रेक लेने के बाद, होता है टीवी चैनल्स में हम लोग सीजन 2 काफी लेकर के आते हैं, हमें लगा अब एक पड़ाव तक हम लोग पहुंच गए थे उस कहानी को लेकर के, तो इसके लिए हमने उस पर सोचा कि अब उसको रोक करके कुछ नया, एक और उसी तरीके की कुछ कहानी कही जाए जो उस टाइम में जो कही गई थी, जो चैलेंजेस थे और जो 1980s के जो चैलेंजेस होंगे वो कैसे होंगे। बाबा साहब ने जो भी कुछ किया उसके हिसाब से उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, पर उस रास्ते पे आगे लोग कैसे चले और फिर क्या हुआ, ये कहानी उसके इन एंड अराउंड है। मैं कहानी के बारे में रिक्वेस्ट करूंगा राज जी और शांति जी से कि वो लोग बताएं। मतलब मैं सिर्फ चैनल चलाता हूँ, बाकी तो आप लोग का है, तो आप लोग प्लीज। सो राज जी हैं एंड शांति जी हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। धन्यवाद विष्णु जी, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक आए। और मैं सबसे पहले एन टीवी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस दौर में, इस जो एक होड़ है चैनल का मनोरंजन जगत में, उसमें एन टीवी एक ऐसा मंच है जहाँ पे सच्ची और सामाजिक सरोकार वाली कहानियां कहने का मौका मिलता है। मैं जब एन टीवी का शो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ दिल से निकल रहा है, जो समाज का सच है वो निकल रहा है। और मनोरंजन उद्देश्य है, लेकिन एक ऐसा मनोरंजन जिससे लोग जुड़ सकें, जिससे उनका दर्द, उनके सुख दुख में हम शामिल हो सके अपनी कहानियों के माध्यम से। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है। हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी पे लगभग 4-5 साल तक काम करते रहे और पब्लिक को बहुत पसंद आया। डॉक्टर अंबेडकर 2-2.5 हजार सालों से चली आ रही भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक ऐसे कौम का प्रतिनिधित्व किया जिसमें कभी समानता या सामाजिक सम्मान के बारे में सोचना तक वो कौम भूल गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि हम भी इंसान हैं और हमें भी समानता का अधिकार है, सामाजिक सम्मान का अधिकार है। इस समाज की हर चीज पर हमारा भी वैसे ही अधिकार है जैसे और किसी का हो। ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सोच को समाज के सामने रखा। उस समय के हिसाब से ये एक क्रांति थी और उन्होंने इस सोच को रखा ही नहीं बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर किया। और भारतीय संविधान में उसका साफ साफ असर दिखता है कि उन्होंने सामाजिक समरसता का ही एक आधारशिला रखी। लेकिन कंसेप्ट तो आ गया, लेकिन जमीन पर वो कंसेप्ट उतरा नहीं। सालों साल बीत गए, संविधान में सब कुछ था लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं था। वो जाति, वो पूरा कम्युनिटी अभी भी उसी सड़ी गली मानसिकता का शिकार थी, उसी दलदल में धसी हुई थी। उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। हम लोग 1980 का काल इसलिए पकड़े हैं क्योंकि देश को आजाद हुए 30 साल हो चुके हैं, फिर भी कुछ भी नहीं बदलाव आया है। और आप लोग, कुछ लोग आप में से उस समय वयस्क हो चुके होंगे, कुछ लोग नहीं हुए होंगे,
लेकिन उस दौर की बहुत सी कहानियां आज भी आप पेपर कटिंग निकालिए तो आपको बहुत सारे उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की कहानियां मिल जाएंगी। कहीं सामूहिक नरसंहार हो रहा है, कहीं उनकी बस्ती जला दी गई, कहीं किसी औरत को नंगा गांव में घुमा दिया गया। इस तरह की कहानियों से 80 का दशक भरा पड़ा है। तो हमने उस काल को पकड़ा कि कंसेप्ट आ गया, संविधान में जगह मिल गई, जमीन पर कब जगह मिलेगी उनको। और 80 के दशक में ही कुछ ऐसे चरित्र उनमें से निकलने लगे, पैदा होने लगे, जो बाबा साहब के सपने को जमीन पर उतारने का काम किए। और आज जो हम समाज में देख रहे हैं, अवेयरनेस देख रहे हैं, आज नहीं कह सकते हैं कि 80 वाली बात है। उनमें ठीक है, उनको कितना मिला है ये एक बहस का मुद्दा है, और पूरा कैसे मिलेगा ये भी एक बहस का मुद्दा है। बट ये कह सकते हैं कि उनके अंदर एक राजनैतिक और सामाजिक चेतना का विकास हो चुका है। वो अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इस कंसेप्ट पे बात किए तो उन्हीं के बीच के लोग, उन्हीं के समाज के लोग उस बात को सोच नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि ये पागलों जैसी क्या बात, हमको तो भगवान ने ऐसा बनाया कि हम दूसरों के गंदे कफ और थूक के से भी बदतर जिंदगी जिए, एक मलमूत्र से भी बदतर जिंदगी जिए। तो उन्हें लगता था कि ये तो हमें विधाता ने एक सजा दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि ये सजा नहीं, ये साजिश है, एक सामाजिक साजिश है जो हम लोगों के साथ हजारों साल से चली आ रही है, इसे तोड़ना होगा। तो ये एक विचार वो लेके आए, लेकिन वो विचार जमीन पर उतर नहीं पा रहा था। जो साजिश करने वाले लोग थे वो और टाइट हो गए थे, वो और सख्त हो गए थे। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई चाहिए। और हम लोग ये कहानी लेके आए कि 80 के दशक में वो चक्रव्यूह तोड़ने वाले वो कौन से कैरेक्टर है। तो हमारी नायिका एक बच्ची है जिसके अंदर, जैसे बाबा साहब अंबेडकर के बचपन में ही वो बीज उगने लगे थे, वही बीज हम उस बच्ची में देख रहे हैं। और वो कैसे बाबा साहब ने एक मंजिल तक अपनी बात को लेकर छोड़ा है, उसको कैसे सब तक पहुंचा है, अपनी ही नहीं पूरे समाज के हर हिस्से में उस चीज को, समरसता के सिद्धांत को कैसे लेकर आए, उनके जो अधिकार हैं उसको कैसे उन तक पहुंचाए। तो हम इस बच्ची के माध्यम से, और सामाजिक जो सच था उस समय का, और आज भी कम या ज्यादा स्थितियां बहुत बदली नहीं है, आज भी हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम एक सच्ची कहानी दिखाएं जो मनोरंजन भी करे, क्योंकि कोई भी कहानी जो होती है आदमी को एंटरटेन करती है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई होती है तो उसकी वो अपनी कहानी बन जाती है, वो उसे प्रेरित करती है, उसे प्रेरणा देती है, वो उसे अपने आसपास देखने पर मजबूर करती है, और वो एक समीक्षात्मक माहौल पैदा करती है। जो देखने वाले हैं वो अपने इर्द गिर्द की स्थितियों को देखकर एक समीक्षात्मक भावना में जाएंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने इस शो से क्रांति कर देंगे, हम बस ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से सच पर सोचने को मजबूर करें अपने इस प्रयास से। तो हमारी कोशिश ये है, इसलिए हम 80 का दशक पकड़े हैं, और उस समय का सामाजिक जो व्यवस्था थी, सामाजिक जो संरचना थी, उसको पकड़े हैं। और ये उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक इलाके की कहानी हम कह रहे हैं। तो इसमें हमारे गांव का सच, संविधान का सच, सत्ता का सच, इन सारे समीकरणों को मिला करके एक कहानी बना रहे हैं जिसकी नायिका है भीमा। और इसमें पूरी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की छाया में पल रहे उस समाज में एक बच्ची जो ये महसूस करती है कि बाबा साहब ने जो कहा है वो सच कहा है, तो फिर वो लागू क्यों नहीं, और कैसे उसे लागू करने की मुहिम की तरफ वो बचपन से बढ़ने लगती है। ये हमारी कहानी की, हमारे किरदार की एक समग्र यात्रा कह सकते हैं है।
तेजस्विनी कैसे हैं आप? तो कैसा कितना मजा आया भीमा का किरदार करते हुए? मेरे को भीमा का किरदार करते हुए बहुत अच्छा आया। बहुत अच्छा लगता है भीमा का किरदार करते हुए। अच्छा, प्रोमो शूट जब आपने पहला किया तो कैसा, कितनी नर्वसनेस थी और कैसा लग रहा था आपको कि कर पाओगी कि नहीं, और फिर किसने आपको मोटिवेट किया, सिखाए लाइंस? मैं नर्वस थी, खुश थी। अब मैं बताऊं कि मैं नर्वस थी या खुश थी, मैं दोनों चीज़ थी। अच्छा। पहले तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मैं कैसे करूँगी अगर कुछ गलत बोल दिया तो डांट पड़ेगी, फिर ये होएगा वो होएगा। फिर मतलब एक दिन वो किया मैंने, बुआ से बात की तो उन्होंने बोला नर्वस होने का नहीं, एकदम खुल के जीने का। तो मेरा हो गया, ठीक है, हो गया। अच्छा अच्छा, जो आपकी माँ बाबू जी है, हाँ। उनके साथ कितना मजा आया शूट करते, और उन्होंने आपको कितना कुछ सिखाया, और कैसे उनके साथ आपकी बॉन्डिंग? उनके साथ मुझे करते हुए बहुत मज़ा आया, उनके साथ और मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करते हुए। अच्छा भीमा, स्कूल भी है आपकी, स्कूल भी जाते हो आप, या कैसे फिर स्टडीज और शूट कैसे आप मैनेज करते हो? मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो हम रात को कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो सेट पे आपके साथ पूरा दिन कौन होता है? मम्मी डैडी तो नहीं है आपके तो? दादी रहती है। तो पूरा दिन दादी आपका ख्याल रखती है? हाँ, पूरे टाइम। अच्छा अच्छा भीमा, अगर कभी आपको ऐसा लगा हो कि मुझे लाइन याद नहीं हो रही है, तो फिर किसी ने आपकी कोई मदद की हो, या कभी किसी ने आपको इजी वे में बता दिया कि इस तरह से आप लाइन याद कर लीजिए, तो ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ, मेरे फूफा जी बताते थे मुझे। पहले एक ऑडिशन आया था जो 2-2 पेज के ऑडिशन थे, तो फूफा जी ने मेरे को पढ़ के बताया पहले ऐसे करना है। तो मैंने एक बार पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा वैसा लगा, तो मेरा शब्द नहीं निकल रहा था, तो बुआ ने मुझे पूरे पेज पे लिख के दिया ये है ये है ये है। तो मैंने बोला ना, उसको पढ़ा ना, तो मेरे को अच्छे साल में बोला अब स्क्रिप्ट क्या आराम से रहेगी, स्क्रिप्ट जो है वो अच्छे से रहेगी। तो भीमा की लाइन भी आप इस तरह से याद करते हैं? भीमा के जो लाइन है, हाँ। ऐसी लाइन आप याद करते हैं, या कुछ और अलग वे है आपका? दादी हाँ। ने कुछ अलग सिखाया ऐसे? नहीं, जैसे मुझे पहले जैसे ना मुझे वो नहीं आता था कि ये शब्द कैसे बोलूं, और मैं पूछती थी मुझे बता दो, बोलते कोई नहीं बताएगा, ये खुद पढ़ेगी। मैं पढ़ी तब आ गया। मैंने बोला बुआ प्लीज सिखा दो, मुझे नहीं आ रहा है। तो बुआ ने ना मुझे ऐसे छोटे छोटे शब्द होते ना, क्योंकि ए उ आ ओ, तो वैसे वैसे हुआ तो मैंने बोल दिया। अब मैं जो भीमा का कैरेक्टर कर रही हूँ उसमें आराम से लाइन आने लगी है। लास्टली शो कब आ रहा है, कौन से चैनल आ रहा है, वो बता दीजिए। तो हमारा शो है भीमा, जो आप देखना मत भूलिएगा। 6 अगस्त से आ रहा है, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, सिर्फ एनटीवी पे। थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू।